अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद लकी। बिल्कुल सर की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? क्योंकि सर हमारा अनकट पॉडकास्ट है, बिल्कुल कट नहीं होगा सर। और मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक आईआईटी से लेकर आपने एक आईपीएस तक का सफ़र किया। अगर आप हिंदुस्तान में मैं देखूं तो जो भी लोग आईआईटी के अंदर जाते हैं यार, वो देखेंगे यार हम किसी फॉरेन कंपनी को सर्व करते हैं, कहीं फॉरेन चले जाते हैं, तो सबसे पहले कि बहुत कम देखने को मिलता है। अभी तो फिर भी काफ़ी दिख रहा है, हमारे टाइम में तो और कम था। बिल्कुल यही चीज़ सर, ऐसा क्यों सर? मतलब लोग तो कहेंगे यार आईआईटी किया है सर, लोग बोल मतलब आईआईटी लेना, लोग कहते हैं कि भाई आईआईटी क्या है, कोई डिग्री नहीं है, एक प्राउड है। देखो 80s में जब हमने 86 में बीटेक किया, हम्म, हमारे टाइम के 50% से ज़्यादा लोग विदेश चले गए, यूएस चले गए। हम्म, तो उन दिनों तो वही सबसे बड़ा क्रेज़ था। हम्म, आज तो फिर भी बैलेंस हुआ है। तो यूपीएससी बहुत कम लोग देते थे। हम्म, और मैंने पहले कई बार कई जगह पे बोला है कि मैं कलकत्ता में जब इंटर्नशिप कर रहा था हाँ, 3rd ईयर के बाद हम्म, उषा फैंस कंपनी के साथ, हम्म, तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हम्म, मेरे बस की नहीं है, या कह लो मैं बेसिक मैथमेटिकली शार्प हूँ, हम्म, इंटेलिजेंट हूँ, बट इंजीनियरिंग को अलग तरह का माइंडसेट चाहिए। मुझे लगा मुझे मशीनों के साथ काम नहीं करना, मुझे आदमियों के साथ काम करना है। हम्म, तो इसलिए मैं सिविल सर्विस में आया कि यहाँ भाई आदमियों से डीलिंग है डे टू एवरी डे, और लोगों की हेल्प करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो इसलिए मैंने सिविल सर्विस चुना। इसके बाद उषा फैन की ट्रेनिंग के बाद मेरे दिमाग में चेंज पलटा खा है मेरे दिमाग में। तो सर आपका जो भी मैंने आईपीएस जो आपका कैरियर देखा पूरा का पूरा, आपने जब उत्तराखंड यूपी था, आप यूपी में रहे, आप उत्तराखंड के अंदर आपने एज ए डीजीपी से आप रिटायर हुए, लेकिन आपने भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी, आप चाहे सीआरपीएफ हो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है आज के टाइम में, बीएसएफ हो, आपने भारत को यूएन में भी रिप्रेजेंट किया सर। कितना फ़र्क है सर जब आप एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं फिर एक सिविल पुलिस के अंदर, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना डिफरेंट लगा सर? देखिए फ़र्क, काम की नेचर देखें तो बहुत ज़्यादा है। हम्म, ऑलमोस्ट दिन रात का फ़र्क कह सकते हैं आप। हम्म, क्योंकि जो काम की नेचर है सिविल पुलिस में, पब्लिक डीलिंग है, बिल्कुल। डे टू डे हम्म, लोगों से डील करना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पीड़ितों को न्याय दिलवाना है। हम्म, ठीक है ना? किसी का क्राइम हो गया, किसी के साथ रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की दीवार गिरा दी, आप समझ गए? बिल्कुल। ये सारे झगड़े डे टू डे के निपटाने हैं हम्म, आपको। हैं, आपको नहीं तो आपके एसएचओ को निपटाने, फिर वो किसी कंप्लेंट आपके पास ही आएंगे, एसपी, बिल्कुल। डीआईजी, डीजीपी। जबकि जो पैरामिलिट्री या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कहिए, मैं सीआरपीएफ में था, बीएसएफ में था, तो बीएसएफ का तो पूरा मैंडेट बॉर्डर गार्डिंग है। तो बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा, बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा, तो बॉर्डर के इश्यूज हैं, चाहे वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, ठीक है, चाहे वो दूसरी स्मगलिंग हो, तो ये सारे जो कैटल स्मगलिंग हो, तो बॉर्डर के इश्यूज हैं वहाँ पे। हमें बेसिकली बॉर्डर को गार्ड करना है, पब्लिक डीलिंग ना के बराबर है। ठीक है ना? तो ये है, जो सीआरपीएफ थी उसमें नक्सल एरियाज में भी थी हमारी बटालियंस, तो वहाँ उनको बटालियंस को सपोर्ट देना और उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना, तो वो काम थे। तो जो डे टू डे की पुलिसिंग है, जो कॉमन मैन से डीलिंग है, वो सीएपीएफ में न के बराबर है। अदरवाइज काम की दृष्टि से देखें दोनों जगह काम है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। सर लेकिन यूएन मिशन में भी रहे आप, हम लोग बाहर जब यूएन मिशन के लिए जाते हैं, पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, तो आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। अगर देखो इंडिया के अंदर हम कोई भी गलती करते हैं, कुछ भी होता है तो एक देश के अंदर गलती कर रहे हैं ना सर, लेकिन जब भी कोई आदमी अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ वो मिस्टेक करता है तो वो मिस्टेक उसके ऊपर नहीं आएगी सर, वो अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस क्योंकि पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली एरिया तो साफ होगा नहीं सर, क्राइम होगा, टेररिज्म होगा, आतंकवाद होगा। इस सिचुएशन में कितना मुश्किल होता है काम करने के लिए जो भी एक रिप्रेजेंट कर रहा है सर। एक तो देखिए नई जगह होती है, नई सिचुएशन होती है। हम गए थे कोसोवो। बिल्कुल तो मैं कोसोवो जो यूगोस्लाविया के एक प्रकार से टुकड़े हुए थे, तब कोसोवो अलग हुआ। तो वहाँ पे सर्बियंस और एल्बेनियंस की फाइट होती थी। बिल्कुल। तो पहले कोसोवो में आतंकवाद हुआ, सर्बियंस ने उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन पे मानवाधिकार के एलिगेशन लगे, तो नाटो ने कोसोवो में बम्बार्डिंग कर दी। उसके बाद सर्बियंस छोड़ के भाग गए। तो ये थी उसकी बैकग्राउंड। तो सर्बियंस वर्सेस एल्बेनियंस, जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं कभी कभी, तो ऐसे वहाँ पे इन दोनों का झगड़ा रहता था। तो हम लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होते थे कि बहुत कॉशियस रहना है। वहाँ पे 52 देशों की पुलिस थी, और नाटो की फोर्सेज भी थी। ठीक है, तो इन सब के बीच में एक बड़ा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था कि भाई आपको बिना ऊपर से क्लियरेंस ले कहीं फोर्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे काम रहते हैं। मैं तो वार क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट में था, तो उसमें इस तरह की कंप्लेंट आती थी कि हमारे आदमी मार के दबा दिए हैं,
गायब हो गए या मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ली, हम उस टाइम भागे, पीछे से इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी कब्जा ली। तो ये इस तरह के उनको केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे हम लोग। तो इसके बाद सर मैंने बहुत कम देखा, आपने 5-5 किताबें लिख ली सर। पहले तो उतना टाइम कैसे मिलता होगा सर? मतलब एक क्या कहते हैं उत्तराखंड के डीजीपी भी, आपने पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर भी लगाने हैं, 5-5 किताबें आपने लिख दी। आपने बोला कि यार कि जो खाकी के अंदर है वो भी एक आदमी है, जो आपने आपकी बुक आई। आपने बोला भाई साइबर एनकाउंटर, लोगों ने तो गैंगस्टर एनकाउंटर, टेररिज्म एनकाउंटर, लेकिन साइबर एनकाउंटर सर। तो सबसे पहले सर जैसे कि यार जो एक पुलिस की ड्रेस में आप कहते हैं कि एक इंसान है, तो मैं आप पूरे क्योंकि हमारे को सर पूरा इंडिया देखता है, पूरा एशिया देखता है, तो मैं एक पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ सर, कि मैंने और भी डीजी सर से कईयों से बात करी। क्या होता है सर कि हर कंप्लेन एक डीजी सर के पास नहीं पहुंच पाएगी। फॉर एग्जांपल 3 साल तक कोई डीजीपी हैं कहीं पर, तो मैं नहीं मानता कि एक नॉर्मल कंप्लेन भी वहाँ तक आ पाएगी। तो पहले क्या होता था सर, पिक्चरों में आपने देखा होगा कई जगह कि लोग जो गुंडे लोग हैं, गैंगस्टर लोग हैं, वो वसूली करने जाते हैं सर, बॉलीवुड पिक्चरों में। लेकिन आज भी सिचुएशन वही है, आज चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कई जगह। मैं ग्राउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने ग्राउंड पर वर्क किया है। आज भी क्या है, कई जगह पर कुछ नीचे लेवल पर कुछ या कहीं पर कुछ पुलिस वाले भी कलेक्शन करते हैं सर। सबसे बड़ी चीज़ सर देखो, एक आम आदमी क्राइम करे इस देश में, मैं मानता हूँ वो भ्रष्टाचार करे, लेकिन इस सिचुएशन में कैसे आप देखते हैं कि जिसको भारत सरकार ने बोला कि तुम क्राइम को रोकोगे, तुम करप्शन को रोकोगे, तब वो आदमी करप्शन करता है, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा सर आदमी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो मेरी किताब खाकी में इंसान है, हम्म, वो पूरा इसी का वो है हम्म, कि पुलिस को जो अधिकार दिए हैं, पुलिस को जो पावर्स दिए हैं सरकार ने, हम्म, उनका सदुपयोग करके हम लोगों की मदद करें, बिल्कुल। कैसे लोगों की हेल्प